आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत में जावेद मसूद ताहिर भट्टी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सियासी, माशी और अखलाकी तौर पे जो प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं, वो एक तो सियासी प्रॉब्लम्स हैं जो बावजूद हैं इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट चल रही है, उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन भी है और वो वहाँ कई प्रॉब्लम्स आए इलेक्शन में धांधली के हवाले से या इलेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ इस हवाले से। और कुछ हमारे लीडरशिप की अपने अपने एटीट्यूड्स हैं, सख्त एटीट्यूड्स की वजह से किसी के, और किसी के बहुत ज़्यादा नर्म एटीट्यूड्स की वजह से। फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना रोल है। एस्टेब्लिशमेंट क्या है, क्या वो आप जानते हैं, उसके लिए हमें इस प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मौजूदा हालात को देखते हुए अभी पाकिस्तान का टैक्स भी मंजूर हो चुका है माली साल का। उसमें कुछ लोग समझते हैं कि या हुकूमत का कहना ये है कि हमने बहुत लोगों को रिलीफ दिया है, लेकिन जनरली ये व्यू है कि लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि और ज़्यादा मुश्किलात में डाला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने दो दोस्तों को मुद्दू किया है हमारे स्टूडियोज़ में। जनाब आशिक अली राना साहब हैं जो नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और माशाल्लाह ये इन मामलात पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के माशी मामलात के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। और हमारे दूसरे साथी हैं मियाँ मोहम्मद ज़ाहिद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार के और एडवोकेट हैं, और इनका भी माशाल्लाह इन फील्ड्स में जो हम इनका जिक्र करते हैं पाकिस्तान की मईशत, टैक्सेशन और माशी हालात के हवाले से, तो बग़ैर हम कुछ वक्त आए कि इनसे डायरेक्ट बराह रास्त करते हैं। जनाब आपसे सर बुनियादी तौर पे मैं, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और टैक्स के मामलात से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का भी टैक्स हर साल माली साल का टैक्स आता है, अभी ये टैक्स आया, तो इस पे हुकूमत का कहना ये है कि हमने लोगों को रिलीफ दिया जो उनको रिजर्वेशन थी उनके अंदर रहते हुए, लेकिन जनरल पब्लिक इससे मुतमईन इस तरह हो नहीं सकती जो लोग ख़ास तौर पे टैक्स पे करते हैं। टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट और टैक्स पेयर को मफादात देना किसी हद तक, वैसे तो हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के लिए कोशिश कर दे, मुल्क के वसाइल को देखते हुए जो भी मदद हो सकती है अपने दूसरे भाइयों की, साथियों की, वो टैक्स के हवाले से होती है ताकि गवर्नमेंट स्कूल बना सके, हॉस्पिटल्स बना सके, लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा बजट में कोई फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो काबिल ज़िक्र हैं और जिनका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा? जैसे हमारा प्रोग्राम है मुआशत और आवाम के साथ, उसमें ये है कि जो हमारे मुआशी जो हमारा बजट जब बनाया जाता है, इस पर यह होता है कि इसमें स्टेक होल्डर्स जो इस इकॉनमी के हवाले से जो एक्सपीरियंस लोग हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, उनको साथ शामिल नहीं किया जाता। इससे हर साल इनका ये जो लेक ऑफ जो है इंटरेस्ट रहता है। इस वजह से क्या होता है कि हम बजट तो बना देते हैं, आया कि ये बजट जो है वो IMF के इंपोर्टेड किया हुआ बजट होता है, हम उसको मनोन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी में नहीं जाते। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमने देखते हैं कि किस इंडस्ट्री के अंदर इन्फ्लेशन कैसे है, इसको सेक्टोरियल हम इसको डिवाइड करें और इसको बजट को इस तरह करें जैसे अब खाने पीने की अशिया हैं, लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र का दूध है और उस तरह की और लोगों की चीज़ें, उन चीज़ों पे, अद्वियात पे हम टैक्स लगा देते हैं ताकि ये बोझ जो है आम आवाम पे पड़े। देखिए बजट पे आम आवाम पिस रही है, बिजली महंगी हुई, ठीक है, उसके बाद हमारी गैस महंगी है, लोड शेडिंग भी है, अद्वियात महंगी हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें पे आवाम, देखिए बजट कभी आवाम दोस्त नहीं होता। जब बजट आता है उसमें ज़ाहिर है कि हर साल जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, इस पर टैक्सेस के रेट भी बढ़ते हैं, हुकूमतों के अखराजात भी होते हैं, मामलात भी होते हैं। हमने हमारी हुकूमतों में हम टैक्स पे नहीं जाते, हम देखते हैं हमारी हुकूमतों ने अपने जो अखराजात है उस पर कितना कट लगाया है, उस पर उन्होंने अपने अखराजात को कितना रिड्यूस किया है, आया कि उन्होंने अपने शाही अखराजात को कम किया कि नहीं किया। बेसिकली क्या होता ही है कि हम ये कहते हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उस पर बोझ ना डालें, उसको थोड़ा रिलीज़ करें, उसको रिलैक्स करें, ताकि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है हम उन्हीं को निचोड़ रहे होते हैं। अब भी जो बजट आया उसमें भी वही पॉलिसीज़ हैं। बहरहाल हमने अपनी बार कौंसल्स के ज़रिए कई दफ़ा ने कहा जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएँ और लोगों को ज़्यादा टैक्स नेट में लेके आएँ, ताकि ये बजट में देखें हमारे 25 करोड़ आबादी में अभी भी 4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, वो रेशो वैसे ही बहुत कम है। हर बंदा मोबाइल पे भी टैक्स देता है, बिजली के बिल पे भी, गैस के बिल, वो तो हर बंदा गरीब हो अमीर हो सब देता है। अब हमारा जो जिद्दत है मुल्क कंट्रीज़ के अंदर, हर बंदा अपना ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करे, फाइलर वही होगा। अब इन्होंने अच्छी कुछ शराइत इस बजट में है कि इन्होंने जो इनके नॉन फाइलर्स के रेट्स बढ़ाए हैं, नॉन फाइलर ट्रैवल नहीं कर सकता, नॉन फाइलर्स डिफरेंट जगह में डबल टैक्स देगा।
और उनकी सिम ब्लॉक होगी। देखें इसी तरह देखें जब कभी आप किसी आवाम को खुद जिम्मेदारी शहरी होने के नाते टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, तो गवर्नमेंट तो करेगी, उनको लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी, सख्ती तो वहाँ करेंगे, तो ताकि लोग अपना गोशवारा है अपनी रिटर्न इन टाइम जमा करवाएं या अपने रिटर्न को डिक्लेयर करें। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि लोग कहते हैं जी हम बिजलों के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, हम मोबाइल के लोड कराते हैं तो 90 रुपये टैक्स कट जाता है। देखिए आप अपने उस टैक्स जो डिडक्शन हो रही है उसको एडजस्ट करें, रिटर्न पर फाइल करें अपनी। क्या लोग क्या करते हैं, नॉन फाइलर हो, एक दुकानदार, देखिए वो एक प्रैक्टिकल इशू है। वो FBR के अगर बंदा अपने रिटर्न कोई देता है वही ऑडिट में आता है, वो 161 भी उसे करना पड़ता है, ऑडिट देना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि जो नहीं फाइल कर रहा वो भी बेचारा इसी मुसीबत में फंस जाए। ये इशू है, एक प्रैक्टिकल इशू है। इसमें हम ये नहीं कहते कि जो बंदा रिटर्न देगा ज़रूरी है कि उसका केस ऑडिट में आ जाना है। ये मामले हमारे ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है FBR की, उनके साथ डिस्कस होते हैं कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को लीव दें। ये नहीं है कि आप वो उनका हर साल ऑडिट करें, उस चीज़ों में आएँ। अगर ये चीज़ें सोचेंगे, अगर ये हमारा इमेज सिर्फ ख़राब हुआ है आवाम के अंदर FBR का, FBR को चाहिए कि ऐसे फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं ताकि इनका जो इनका रिलेशनशिप है आवाम के साथ, वो एक आवाम दोस्त हो। आजकल जो डिजिटल इकानमी है उसको ज़्यादा फ़रोग़ दें, ताकि उसकी तरफ, ये बड़ी बात है ना, ताकि लोगों को जाना ही ना पड़े किसी के पास, वो खुद ही बैठ के जो कर सकता है वो तो करे ना। हाँ, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो आसान फहम हो, लोग इजीली एक्सेस हो उनकी पोर्टल के अंदर और अपने रिटर्न्स को फाइल खुद भी कर सकें। किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स रिटर्न्स वाले लॉयर्स हैं, ITBs हैं, उनके पास जाएँ। बट पॉलिसीज़ ऐसी हों कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया जाए। और मुल्क के अंदर देखिए कोई भी मुल्क जो है वो बगैर टैक्सेस के नहीं चल सकता। टैक्सेस देना, हर कंट्री टैक्स लेती है। यार ये डेवलपमेंट कैसे होगी, हॉस्पिटल स्कूल बनाने वो तो जरूरी है। जो सवाल आपने शुरू में सही पैदा किया कि सहूलियात क्या हैं, सहूलियात देना ज़रूरी है। जैसे आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ में देखें कि हर एक का एक इंश्योरेंस नंबर होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी। तो उनको जब हम ये पता होगा कि भाई उसका ये कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड उसका बनेगा, एजुकेशन कार्ड उसका बनेगा, जो बंदा टैक्स देगा उसको बेनिफिट्स होंगे। वो जो टैक्स कार्ड है वो फैसिलिटेशन कार्ड हो मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक, जब से पाकिस्तान बना है, जब से हमारा ये एक्ट ऑर्डिनेंस था इनकम टैक्स, तब से हमारा सहूलियात का कोई सेक्शन ही नहीं है। दरमियान में दिए उन्होंने कभी, जैसे कार्ड का सिस्टम शुरू किया था, टैक्स कार्ड होता था, दिया ना सर। वो हमारा FBR के अंदर इसके चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, इसका बकायदा लॉ होना चाहिए। हर साल इसके अंदर बजट में ये दिया जाए कि जो टैक्स पेयर्स हैं हम उनको क्या सहूलियत दे रहे हैं, हम उनको बेनिफिट्स का दे रहे हैं। कि बेनिफिट्स और चीज़ है, और हम जो फैसिलिटेट कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग के वाले से या जो प्रोसीजर वर्क, वो एक सेपरेट थिंग है। हम ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स क्यों टैक्स नेट में आए, उसको कुछ सहूलत देनी है ना। हमने कहना अभी एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि इसमें उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे जो मतलब टैक्स पेयर्स होगा। अगर आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो आपको पता हो कि भाई टैक्स पेयर्स के बच्चों या उनकी जो होनी है मेडिसिन होनी है या उसकी जो ट्रीटमेंट होनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट होनी है, वो टैक्स बेनिफिट उस कार्ड की वजह से होनी है। आप कहते हैं कि क्लासेस हो जैसे जो बड़ा क्लासेस जो देखना एग्रीकल्चर वाला तो टैक्स देता ही नहीं है, तो वो तो ख़त्म। वो एजुकेशन से भी किया, हेल्थ से भी किया, आपके इस उसूल पे चलेंगे। आते हैं जब हम हमारे जैसे लोगों को, बार कौंसल से आप लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, जब आप बजट की मीटिंग में शामिल ही नहीं करेंगे, हमसे ले लेते हैं बजट प्रपोजल, लेकिन हमारी प्रपोजल में हर दफ़ा शामिल होता है कि आप एग्रीकल्चर से इतना टैक्स ले सकते हैं, आप क्यों नहीं लगाते। आप वाटर रिजर्वेशन बनाएं, आप मुल्क के अंदर वाटर रिजर्वेशन बनाएं, सोलर को और सस्ता करें, आप अपनी जो हमारी मादनियात हैं, हमारी जो मिनरल्स ऐसी जगह हैं, उनको हम क्यों नहीं, हम टूरिस्ट को फ़रोग़ क्यों नहीं देते अपने कंट्री के अंदर। ये पॉजिटिव प्रपोजल है, इसका सर टैक्स से नहीं, ये ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसी से है, तो वो भी होना चाहिए। जी, अब आपकी तरफ जाते, फिर आते हैं आपके पास। जी सर, आप क्या फरमाते हैं इस पर? सर मैं थोड़ा सा इसको जो स्टार्ट करूँगा, मैं थोड़ा फैक्ट से करूँगा, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो टैक्सेशन की है। तो उसमें जो ओवरऑल हमारी GDP है, उसमें जो GDP टू टैक्स रेशियो है, टैक्स टू GDP रेशियो, वो सिर्फ 10% है। मतलब जितना हमारी कलेक्शन हो रही है उसमें 10% पार्ट जो है वो टैक्सेशन सिस्टम से आ रहा है, बाकी अदर सोर्सेज हैं। इसी तरह टैक्स में भी जो 10% आ रहा है उसमें 55% आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है जी? सेल टैक्स, एलेट से। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन क्यों है कि वो हर बंदे पे इम्पोज किया जाता है।
कि आपने इतने % टैक्स लगाना ही लगाना है, और वो ना मैन्युफैक्चरर को उसका कोई इफ़ेक्ट आना है, ना उसका किसी रिटेलर को, होलसेलर को आना है, वो आना है एंड कंज्यूमर को। कि जब आपने टैक्स लगाया अल्टीमेटली तो वो पे कर रहा है एंड कंज्यूमर, तो इसीलिए उसकी कलेक्शन भी ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्सेस तो लगना है मेरी सैलरी पे, मेरे बिज़नेस पे, उसकी कलेक्शन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 45% है सिर्फ। 55% इनडायरेक्ट टैक्सेस में है, और उसमें इसीलिए है कि वहाँ इन्फ्लेशन में पिस रही है कि जो भी चीज़ है उस पर जब 18% हर बंदे को पे करना है, रिगार्डलेस कि वो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है वो नहीं कर रहा, वो उसकी इनकम टैक्स नेट में आती है या नहीं आती। अब मिसाल के तौर पे आप चाय की पत्ती ले लेते हैं, अब एक गरीब बंदे के लिए भी वही टैक्स है, एक अमीर बंदे के लिए भी वही टैक्स है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हम कर सकते। एंड कंज्यूमर ने वो पे करना ही करना है, इसलिए उसकी कलेक्शन ज़्यादा है और हम उसी पे रिलाय कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स को, या जिस तरह राना साहब ने बात की ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बार के प्लेटफॉर्म से इनको बड़ी दफ़ा सुजेस्ट कर चुके हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का खून पहले निचोड़ते थे, अब तो हम कहते हैं उनकी हड्डियों से गोदा निकालने की बजाय ना उन्हीं को बार बार पिंच किए जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप टैक्स पेयर की तादाद बढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा उनको रिलीफ भी दें ताकि ओवरऑल मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके। जैसे उन्होंने फाइलर के सिलसिले में कहा गया, फाइलर को ये बेनिफिट होगा। दूसरी बात राना साहब से मैं इत्तेफाक करूंगा कि जो कोई भी पॉलिसी है ना सर, जब तक आप उसमें स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर कौन है जिनके लिए आप कोई काम करना चाह रहे हैं, लेट से आप जो जितनी हमारी ट्रेड यूनियन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आपकी टैक्स बार्स हैं, इनको जब तक आप नहीं लेते, एतमाद में नहीं लेते और कोई पॉलिसी बनाते वक्त इनसे आप सुजेशन नहीं लेते, नहीं लेते तो है किसी हद तक, लेने की हद तक सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक है, इम्प्लीमेंटेशन की हद तक नहीं है। देखें, मैं एक बार चला रहा हूँ या आप एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, आप चला रहे हैं, एक सिस्टम चला रहे हैं, आपको पता है कि ट्रेड यूनियंस के मसाइल क्या हैं, मुझे पता है टैक्स पेयर्स के मसाइल क्या हैं। जब तक कोई पॉलिसी में मेरी इनपुट लेके आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो बजट मेरे लिए फ्रेंडली हो ही नहीं सकता। हमारे मुल्क का सबसे जो बड़ा अलमिया वो ये है कि कोई भी पॉलिसी हमारी यूनिफॉर्म नहीं है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो हमारी 20-25 साल के टारगेट के लिए चले कि हम कहें कि आज मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपटीशन मैं अपनी कंपटीशन करता हूँ कि यार मैं इस तरह से इस बिज़नेस को लेके चलना है। मुझे पता चलेगा कि अगर 25 साल के लिए यही पॉलिसी चलनी है तो मैं उस बिज़नेस को बड़े अच्छे तरीके से रन कर सकूँगा। अब मैं इनसिक्योर हूँ कि मैं आज बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, अगली हुकूमत आएगी या अगला साल आएगा, ये पॉलिसी चेंज होनी है ड्यूरिंग द ईयर 3 दफ़ा और मेरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया जाएगा, खतरा भी होगा। वो जब तक इनसिक्योरिटी बिजनेसमैन को होगी तब तक आपके जो बिज़नेस इंडस्ट्री है वो फ्लरिश नहीं कर पाएगी। इसी तरह जब तक आप किसी मुल्क में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक रीढ़ की हड्डी हैं, ठीक है, उन्होंने ही फॉरेन रिज़र्व लाना है, उनकी वजह से ही आपका फॉरेन रिज़र्व बढ़ना है और उनकी वजह से ही डेवलपमेंट होनी है। जब तक आप एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट नहीं करते इन रियल टर्म्स, आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की मिसाल ले लें, लेट से मैं चाइना की एक मिसाल दे देता हूँ आपको, वहाँ पे आप आज जाके उनसे कहें कि मैं इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको बिजली फ्री, आपको इंडस्ट्री के लिए जगह फ्री और 10 साल के लिए आपकी टैक्सेशन फ्री करेंगे, आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि आपका दिल करेगा कि मैं यहाँ बैठ के एक्सपोर्ट करूँ। ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब भी आपको काम करना चाहते हैं तो 25 इदारे हैं जो आपको आके ब्लैकमेल करेंगे, ये इस तरह से नहीं है। वजह हमारे पास कोई इन राइटिंग कोई गाइडलाइन ही नहीं है, हम बिजनेसमैन को कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि हमारी पॉलिसी क्या है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का क्या रोल होगा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है और आपको इस तरह से हम आपको इंसेंटिव देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह अब ये जो बजट की बात कर लेते हैं, बजट में सर कोई भी चीज़ मेरी नज़र में ऐसी नहीं है जिससे एक कॉमन मैन, हम बिज़नेसमैन को भी छोड़ देते हैं। देखें हमारा जी एग्जैक्टली बिज़नेसमैन ने तो सर अपना कोई ना कोई मामला करके रेट बढ़ा के उसने अपना प्रॉफिट रेट वही रखना है। असल में पिसता है हमारा जो मिडिल क्लास तबका है और लोअर क्लास तबका है, जो चाहे वो टैक्स पेयर हैं या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। बजट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसमें बंदा कह सके कि कॉमन मैन जो एक टैक्स पेयर है उसको कोई उसमें फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आया। बल्कि
सैलरी के ऊपर भी अगर सैलरी लेट से इन्होंने बढ़ाई भी है तो उसके ऊपर टैक्सेशन रेट भी बढ़ा दिए। वो बढ़ाई इस तरह से हैं टेक्निकली कि जहाँ लेट से वो 4 लाख से 8 लाख तक एग्जाम्प्ट थी, उसको स्लैब को, उसकी मैक्सिमम स्लैब को कम कर दिया गया। इस तरह बिज़नेस में डायरेक्टली रेट्स को बढ़ा दिया गया। रियल स्टेट सेक्टर हमारा ठीक है, किसी हद तक वो इश्यूज़ हैं उसमें कि वो हाइक की हुई है उन्होंने हर चीज़ की प्राइस, लेकिन अल्टीमेटली रियल स्टेट सेक्टर के साथ सर आपके कुछ 10 सेक्टर्स जुड़े होते हैं। उसमें सरिये का स्टील सेक्टर भी है, उसमें सीमेंट का भी है, उसमें आपकी लेबर भी है, इंजीनियरिंग भी है, क्रश वाले भी हैं, सारे लोग हैं। उस सेक्टर को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया गया कि बिल्कुल ही उसमें हर तरह से सख्ती कर दी गई। बल्कि अब जो 1 जुलाई 2024 के बाद आप प्रॉपर्टी आप जेन्युइन बायर हैं और आप अपने लिए भी ख़रीद रहे हैं अगर लेट से, और आपको किसी वजह से वो सेल करनी पड़ जाती है और आपने 1 जुलाई 2024 के बाद अगर वो ख़रीदी है तो आपके ऊपर 15% फ्लैट रेट है कि आपने गेन टैक्स पे करना है अगर आप फाइलर हैं तो। और वो 15% सर ह्यूज अमाउंट, इतनी टैक्सेशन पहले ठीक होता था 3, 4, 5, 6% विद इन नंबर ऑफ़ ईयर्स कि आपने जितने साल बाद सेल करें, एक रैशनल तरीका था। अब उसको उठा के सीधा 15% पे लेके जाना, ये भी मैं तो कहूँगा एक नॉनसेंस है। आप रेवेन्यू कलेक्शन ईजी तरीके से करना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आपका डिपार्टमेंट सर FBR मेहनत नहीं करना चाहता। हम वो तरीका ढूंढते हैं जिसमें हमें पैसे बस ईजीली आ जाएँ। मसलन आप कहेंगे जी 161 का मैंने ऑडिट करना है, ठीक है, उसमें आपने नहीं देखना किस पार्टी से मैंने विदहेल्ड करना था, किससे नहीं था करना, कहाँ बनता था, कहाँ नहीं था बनता। हज़ारों ऑर्डर हैं सर आपके ट्रिब्यूनल में भी इस तरह से पड़े हुए हैं। इसमें कोर्ट्स की, हायर कोर्ट्स की भी जजमेंट है कि ऑफिसर ने उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। सर हम नहीं करते, FBR नहीं करता आइडेंटिफाई, वो सिंपली एक सीधा फ्लैट रेट लगा दिया जी 10% आपका हो गया जी, इतना आपका टैक्सेशन सिस्टम है। इस तरह से टैक्स का सिस्टम चल रहा है। हम मेहनत, कोई भी ऑफिसर भी मेहनत नहीं करना चाहता सर। ईजी तरीके से जो पेमेंट आ सकती है हम चाहते हैं बस इस पे टैक्स लगाओ। जब तक आपका टैक्स पेयर सर जो मेन आपको टैक्स पे कर रहा है वो आपके लिए एक कस्टमर की तरह है, एक क्लाइंट की तरह, और कभी भी बिजनेसमैन नहीं चाहता मेरा क्लाइंट ख़राब हो। सर जब तक आप उसको एतमाद में नहीं लेंगे, उसको खुश नहीं करेंगे, तब तक आपका सिस्टम बेहतर नहीं हो सकेगा। जी हम आते हैं, दोबारा आते हैं आपने तो ज़रा वक्फा लिया जा रहा है। जी नाज़रीन प्लीज़ स्टे विद अस, वक्फे के बाद फिर आ जाए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत में। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ कंटिन्यू। सर इसमें एक और आपकी ज़िंदगी का एक्सपोजर है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इन माय लाइफ देखा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर FED लगा दी गई है। प्रॉपर्टी जब आपने परचेज़ करनी है तो आपको 5% FED, कभी नहीं ऐसा होगा कि FED प्रॉपर्टी की, प्लॉट की ट्रांसफ़र के ऊपर भी लगा दी जाए, वो भी लगा दी। सीमेंट की प्राइसेस को, उसके FED बढ़ा दी गई, उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होगी। सरिये का, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इसमें, मैं आपको बता दूं कि सरिये के ऊपर इन्होंने जो इनपुट था उसका, उसमें काफ़ी फ्रेकिंग इनवाइसेस का इशू चल रहा था। उसको इन्होंने उसका इनपुट एग्जेम्प्ट कर दिया, उसको 6 शेड्यूल में ले गए 0 रेटिंग में। उसकी एग्जेम्पशन से अब क्या होगा कि आपके पास इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है। आपने जब सरिया सेल करना है, फ्लैट 18% आपने रेट लगाना है। अब वो 18% उसने अपने पल्ले से नहीं देना मैन्युफैक्चरर ने, उसने अल्टीमेटली कंज्यूमर से चार्ज करना है उसको। सर उसमें पहले तो ये जैसे तैसे भी इनपुट के साथ एडजस्ट करके वो अपनी कॉस्ट को इफेक्टिव रख रहे थे। अब जो मार्केट सर, अब ये जुलाई से ऑनवर्ड चलनी है सर, ये सरिये के रेट में कम से कम को 20% उसकी प्राइस में इजाफा करना है इन्होंने, हो जाना है। इसकी वजह से जो मार्केट में रियल उसकी प्राइस है वो को 20% तक बढ़ जाएगी। इसी तरह अब जो इन्होंने बजट दिया, इसमें बकौल इनके, इसमें जो हमारी GDP है वो ग्रोथ, उसकी GDP ग्रोथ जो है तकरीबन 1.8% होगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अगर ये 1.8% होती है तो ये मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह सर SRO 350 के हवाले से, अपील सिस्टम के हवाले से जो चेंजेस आई हैं, उन्होंने जो टैक्स पेयर्स हैं सर उनको पीस के रख दिया। मेरा लेजिटिमेट इनपुट है, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, मेरी रिटर्न लॉक कर देते हैं। जब मेरा पीरियड पूरा होता है मैं वो क्लेम नहीं कर पाता। हमने बारहा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं बताता चलूँ, हमने बारहा बोर्ड को भी लिखा, मेंबर से मीटिंग भी की।
हर बंदे को ये बताया कि ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं, आप बिल्कुल ब्लाइंड होके पॉलिसी ना बनाएं, कम से कम आप इसमें देखें कि प्रैक्टिकल हर्डल्स क्या हैं। आपकी रिटर्न रुक गई हैं, मेरी रिटर्न अगर नहीं गई तो मेरे सब्सिक्वेंट 100 बायर है ना, वो 100 की रुक गई हुई है सर। ये एक बड़ा इशू चल रहा है इस बजट के आने के बाद और टैक्स लॉ अमेंडमेंट और ये SRO 350 आने के बाद, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें बंदा कि मैं मेंटली पीस में हूँ, मैं बिज़नेस करूँगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह मैं थोड़ा सा कंपैरिजन लिखा है जो पास्ट 2 ईयर्स की इन्फ्लेशन के हवाले से, और मैं ये भी बताता चलूँ 2 साल पहले भी जो हमारा बेसिक थ्रेशोल्ड था वो 50,000 रुपये पर मंथ था, जिस पे एग्जेम्पशन थी कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं करना, मतलब साल का आपका 6 लाख रुपये। आज भी वो 2 साल बाद भी 6 लाख रुपये आई है। अब उसमें लेकिन हमारी इन्फ्लेशन किधर से किधर गई सर। इन्फ्लेशन रेट हमारा 2022 में 12.1% था, 2024 में हमारा 24.5% है, ऑलमोस्ट ये डबल हो गया सर। इसी तरह अगर आप लेट से डॉलर की प्राइस कंपेयर कर लें तो 184 रुपये से डॉलर हमारा चला गया 280 रुपये पे सर। पेट्रोल हमारा 150 से चला गया 275 रुपये पे सर। डीजल चला गया 144 से 284 रुपये। ये सारे प्राइसेस टॉप हैं जी सर, ऐसे ही है। अब शरह सूद सर पहले हमारी 12% थी, आज हमारी 20.5% है। इसी तरह एक औसतन आमदनी जो हमारी थी वो थी अपना $1778 2022 में, और आज सर $1680 है। मतलब कहने का कि आपकी इन्फ्लेशन आप किसी भी सेक्टर में देख लें वो प्राइसेस डबल हो गई हैं। ना तो हमारे टैक्स सिस्टम में उसमें कोई ऐसा चेंज आई कि जो 6 लाख थी सैलरी उसको 12 लाख तक, या जो 6 लाख बिजनेस इनकम थी उसको 12 लाख तक एग्जेम्प्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन भी डबल हुई है। तो मेरे जब सर मेरी मज़दूर की तनख्वाह 37,000 रुपये है सर, इस दफ़ा इन्होंने मुकर्रर की 37,000 रुपये में इस इन्फ्लेशन के रेट में कोई भी इकोनॉमिस्ट पाकिस्तानी IMF का बंदा बजट बना के दिखा दे जी एक घर का बजट इस तरह से चल सकता है। इंतहाई ज़्यादती है सर हर सेक्टर से, चाहे वो टैक्सेशन का है चाहे वो इन्फ्लेशन का है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? कॉमन फिनोमेना है, IMF की पॉलिसी है सर। IMF की पॉलिसी क्यों है कि जब तक वो आपको देखें, मैं अगर आपको कर्जा देना है तो मैं देखूंगा आपकी वर्थ क्या है। अब उनको वर्थ दिखाने के लिए, अपनी कलेक्शन दिखाने के लिए हम इतने नए टैक्सेस लगा रहे हैं और इतनी हमारी रेवेन्यू कलेक्शन होगी और ये इंटरेस्ट और ये कर्जा हम आपको वापस दे सकते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट अपने खर्चों पे, जिस तरह राना साहब ने कहा, कट नहीं लगा रही, अवाम को कट लगाने हैं और उनका खून निचोड़ना सर। यही इस बजट में हुआ और यही पिछले सालों से होता आ रहा है। जी फिर आते हैं आप। जी सर, आप इस पे एक तो जनरल कमेंट कर दें, फिर उसके बाद हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है तो हम फिर आगे जाते हैं। नहीं माशाल्लाह इन्होंने बड़ी फिगर के साथ बात की है, ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि बात वही है कि हमने क्या किया कि जो RD टैक्स दे रहे हैं हमने उन्हीं पे ही उन्हीं के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। 350 SRO की बात की, जो एक्सपोर्टर्स हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो उनको हमने मिनिमम टैक्स पे ले आए, वो फाइनल डिस्चार्ज में थे, उनको हमने कहा भी आपका मिनिमम है 1% आपने एडवांस टैक्स भी देना है। फिर हमने देखना है, यानी कि उनका जो टैक्स 1% करता था वो उनका 2% हो गया। फिर उन्होंने उनकी जान फिर भी नहीं छोड़नी कि उन्होंने साल के एंड में अकाउंट्स बनाने हैं और अकाउंट्स देने हैं, और वो ऑडिट पे केस भी आ सकता है, उनका रिफ़ंड उनको मिलता नहीं, रिबेट हम उनको देते नहीं, और हम के हमारे फॉरेन रेमिटेंस बढ़ जाए, हमारे ज़रा मुबादला जो है वो बढ़ने चाहिए। वो कैसे बढ़ेंगे? हमारी पॉलिसीज़ ही कोई नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हुए किसी से मुशावरत ही नहीं करते। हम हमारी फेडरेशन यहाँ मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आया कि आप उनसे मुशावरत तो करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक्सपोर्टर्स के जो पहले ऑलरेडी मसाइल हैं वो उन मसाइलों को दूर करें। और दूसरी बात, हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमने उनको कदगन लगा दिया कि भाई आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको आपके लिए हालात साजगार नहीं है, यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। देखिए ना जी, अब जब मुल्क में अंदर इस्तेकाम होना, मुआशरत में इस्तेकाम तभी होता है जब हमारी सियासत के अंदर इस्तेकाम होगा। हाँ, ये बात करें जी। देखें दुनिया में भी डिस्टर्बेंसेस तो हैं हर जगह, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो एक फिनोमेना तो ये इकनॉमिक का भी है, लेकिन जनरल पॉलिटिकली उसके भी करना है जी। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त चाहिए कि मुआशरत तोफ चार्टर पे दस्तखत करें, एक ऐसा इकोनॉमिक चार्टर बनाएं जिसमें तमाम सियासी पार्टीज़ एक पेज पे हों। देखिए पाकिस्तान है तो ये पार्टीज़ और इनकी सियासत है। अगर पाकिस्तान को ये अल्लाह ना करे ये डिफ़ॉल्ट में ले जाते हैं, जो इनकी लड़ाई मामला झगड़े आपस में जो इनका रहता है कि हम धरना देंगे, हम ये करेंगे, इसी तरह मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं चलती। आज देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद होती जा रही हैं, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग यंगस्टर जो हैं और लोग जो हैं बाहर जाने पे मजबूर हैं। तो हमें चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दें।
लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग दें। ठीक है, आपने इंपोर्ट को बंद कर दिया, इंपोर्ट आपने बड़ी रेस्ट्रिक्ट कर दी है, लेकिन हम आप अपने मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट तब भी बढ़ेगी ना सर, जब हम अपनी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट कम्पीट करेगी। जब हमारा एक शर्ट बाहर जाती है, वो पड़ती है 100 पाउंड की, तो बांग्लादेश देता है 60 पाउंड में, तो वो लोगों ने अच्छी क्वालिटी और फाइन क्वालिटी 60 पाउंड में खरीदनी, हमारी तो प्रोडक्ट वहाँ पे चलेगी नहीं मार्केट में। तो हमारे यहाँ पे ज़राअत को हम फ़रोग दें। हमारा किन्नू जाता है, हमारा मैंगो जाता है, हमारी वेजिटेबल्स हैं और हमारा चावल है, तो है भी माशाल्लाह बहुत है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वालिटी की एक्सपोर्ट दें ताकि हमारी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़े। हम अपने एक्सपोर्टर्स को बजाय मज़ीद फैसिलिटेट करने के इस बजट में हमने उन पे और मुश्किल गिरा दी है। तो हमें अपने जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोकल जो वहाँ बैठे हुए हैं, हमें चाहिए उनको फैसिलिटेट करें, उनको यहाँ सहूलियत दें कि अपने मुल्क के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच के उन और ऐसी हमें देखें, हमें टैक्स एमनेस्टी की ज़रूरत है इस वक्त। हम टैक्स एमनेस्टी लेकर आएँ और ऐसी एक कैंपेन चलाएं जिसमें हम ये मुल्क को संवारें। मुल्क को संवारने के लिए सब लोग इकट्ठे हों। ये नारा कई मरतबा लगाया जाता रहा है, लेकिन उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और अपनी शरह मौजूदा हालात के मुताबिक जाए। हमारी शरह सूद 22% से 20 आई है, 20 भी बहुत ज़्यादा है, इसको सिंगल डिजिट पे लेके आएँ ताकि जो नई कंपनी बने, नई मैन्युफैक्चर यहाँ पे आए, उसको जब तक हम अपने आसान फहम पे कर्जा नहीं देंगे, इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं करेंगे, उसको बिजली सस्ती नहीं देंगे। देखिए बिजली हर 5 दिन बाद 7 रुपये यूनिट महंगी हो जाती है। तो इन हालात में हमारी उसके सेक्टर बढ़ाएं, ख़ास तौर पे हमारा जो सोलर सेक्टर है या उसको ख़ास तौर पे तरजीह ज़्यादा दें। पॉलिसीज़ के अंदर जो है कंसिस्टेंसी नहीं है। आज हमारी पॉलिसीज़ कुछ है, हमारी हफ्ते बाद पॉलिसीज़ कुछ होती हैं। हमारा इंटरनेशनली जो मैं इंटरनेशनल एयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, हमारी इंटरनेशनल जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे डेलीगेशन जाते हैं, हम उनके जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे मुलाकातें करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में और मीटिंग्स में मैंने उनको अटेंड किया और मैंने अपनी सजेशन दी कि हमारे मुल्क के अंदर आए, बड़ा माहौल है, आप इन्वेस्टमेंट करें। उनका ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर कभी भी कोई नया एसआर हो जाता है, हम अपनी प्लानिंग करते हैं, हम 5 साल की, हम 10 साल की प्लानिंग करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो वहाँ पॉलिसीज़ अगले दिन बदली होती हैं। तो कंसिस्टेंसी और पॉलिसीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने टैक्स मैनेजमेंट करनी है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट ही नहीं है। हमारे यहाँ पता नहीं आज हुकूमत है, कल हुकूमत नहीं होनी, तो हमारी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। हमें चाहिए कि हम इसमें जो ऐसे कम से कम ये जो इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इशू, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे तो कम से कम होता है। जी जाहिर साहब, अब जाहिर साहब की तरफ जाते हैं। 10 साल की पॉलिसीज़ ये बनाई। जी जाहिर साहब, सियासी तौर पे आप क्या समझते हैं ये सारे फिगर के बाद कि ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है, ये डिस्टर्बेंस है, ये सही हो सकेगा मादी करीब में? हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए सूरत हाल मुल्क में, क्योंकि पब्लिक ने तो कोई एजिटेशन नहीं किया, चल रही है और जिस तरह से एक महंगाई का बम आवाम पे गिराया हुआ है, फ़िलहाल तो नियर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़, बल्कि आजकल तो ये खबरें आ रही हैं, एक हुकूमत आज गई, कल गई, हफ्ते बाद गई, 18 महीने बाद गई। मतलब जब तक ये चीज़ें होंगी, मैं अगर चाहे मैं फ़ॉरेन इन्वेस्टर हूँ या मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे पता चले यार हुकूमत चेंज हो गई, मार्शल लॉ लग गया। हमारे तो ये ट्रेंड है ना कि किसी को हुकूमत नहीं पूरी करने देनी, 2-4 साल गुजरने हैं, या हमारी फ़ौज की हुकूमत आ जानी है, या दूसरी किसी और पार्टी की आ जानी है, या कोई बाई इलेक्शंस आ जाने हैं। किसी भी चीज़ में कोई ऐसा मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कि जिस पे कोई बिजनेसमैन ट्रस्ट कर सके, रिलाय कर सके। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की राना साहब ने बात की, फ़ॉरेन इन्वेस्टर देखें सर, चाइना की मैं मिसाल देता हूँ। चाइनीज़ हमारे पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इस मुल्क में मौजूद हैं। पिछले 6 माह से उनको उनके प्रीमिसेस से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है सर। अब आपने उनको तकरीबन डिटेन करके रखा हुआ है, वो बिलियनर्स के ओनर हैं और आपने उनको डिटेन कर दिया उनके फैक्ट्री के प्रेमिसेस में, उनके घर के प्रेमिसेस में, कि जब तक आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होगी, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। भाई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो हमारा मसला है, हमारे मुल्क का मसला है, हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब आप उनको कहेंगे जी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके आएँ, वो कहाँ से अपने वर्कर्स के लिए, ऑनर्स के लिए और बाकी स्टाफ के लिए आपको हर दफ़ा बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेके बाहर निकले? आपने अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करना फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो फॉरेन इन्वेस्टर तो कभी रिलाय नहीं करेगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी यही सीन है कि जब तक उसको नज़र नहीं आएगा कि कोई पॉलिसी है, ये आज से लेके 25 साल तक ये ऐसे ही चलनी है, रिगार्डलेस कि वो गवर्नमेंट किसी भी इदारे की हो, किसी भी अपना पार्टी की हो, कोई भी आ जाए, ये पॉलिसी नहीं चेंज होगी। जब तक सर हम इन चीज़ों पे नहीं आएंगे और आवाम को डायरेक्ट रिलीफ देने का नहीं सोचेंगे, तब तक हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी
जी मैं बिल्कुल, बात यही है कि मुल्क के अंदर जब तक हमारी अनसर्टेबिलिटी होगी, मुल्क के अंदर बदअमनी होगी, जो और हमारे जो सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ होंगे। भी काम हो रहा है, सारी चीज़ों पे काम तो हो रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट की आपने बार बार बात की कि ये इन्वेस्टमेंट का इफ़ेक्ट डुअल होता है ना, एक तरफ तो वो आपको पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भी है, फिर नेगेटिव इन्वेस्टमेंट भी होती है। जो बाहर से आके इन्वेस्ट करता है वो अपने बेनिफिट देखना चाहता है, अपने मुल्क के भी उसने बेनिफिट देखने हैं, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी होंगे उसके, तो ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन होती है ना, तो इसको कैसे काउंटर कैसे किया जाए? देखिए सर, इस पर ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, जब तक हम किसी इन्वेस्टर, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर है चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, नहीं, मैं इस हवाले से बात करें सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई कहता है जी ईरान से हो रहा है, कोई कहता है जी चाहे ऊपर रशिया से हो रहा है। सर देखिए, जब हमने अफ़गान बॉर्डर ट्रेड रोकी, हमारा डॉलर तब से स्टेबल हो गया था, बल्कि नीचे काफ़ी हद तक प्राइस उसकी आई है। तो जब हम अपने मुल्क के अंदर इस तरह के जो बॉर्डर्स के इश्यूज़ हैं, इस पर कंट्रोल करेंगे, देखिए जो हमारे मुल्क में है वीज़ा लेके है, हम किसी मुल्क में जाते हैं वीज़ा लेके जाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ फ़ौज का बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने ये जो गैर कानूनी ट्रेड थी और डॉलर्स की जो ट्रेड थी उसको रोका, और इससे हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स की प्राइस कंट्रोल हुई। देखिए डॉलर जब महंगा होता है, हमारा जो IMF को कर्जा देना या इंटरनेशनल हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं उस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट बहुत कम इफेक्ट हो, फ़र्क पड़ता है सर। तो इसमें अगर हम ये चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी को, हमारे बेशुमार जवान शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनके लिए रहमत करे, हम एक जंग में हैं, हम हालत जंग में हैं, बड़ा इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए बट हमें चाहिए कि मुआशत को अपने स्ट्रॉन्ग करें, मुआशत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हमें सहूलियत देनी पड़ेंगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे हमें उनको साजगार माहौल देना पड़ेगा। जब इन्वेस्टर जो हरासमेंट में होंगे वो कैसे बिज़नेस करेंगे? जब जैसे मियाँ साहब ने कहा वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर घर से बाहर ही निकल सकते, तो मैं ये समझता हूँ इन हालात के अंदर कारोबार कैसे करेंगे? वो तो जान सबको प्यारी है। हम अगर बैठ के मुल्कों में जाकर आज़ाद फिरते हैं बगैर पेट्रोल प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे वो लोग क्यों नहीं फिर सकते? ये हमें अपनी इंटेलिजेंसेस को पे है कि उनको कंट्रोल करें, इस तरह के इश्यूज़ को देखें, ताकि इन्वेस्टर्स आके यहाँ कारोबार करें, इवन कि हमारे लोकल बिजनेसमैन को भी हम प्रोटेक्ट करें। हमारी इंटरनेशनल ग्लोबलाइज जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि इस पर हमारे साथ साथ जो भी बैठे हैं वो उनके अपने इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जी, ये चलता रहेगा। बहुत मेहरबानी जनाब आशिक अली रान साहब, बहुत मेहरबानी, आप लोग तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह आइंदा फिर आपको बुलाएंगे। बड़ी अच्छी आपने रिसर्च भी की है इन टॉपिक्स पे। नाज़रीन एक बार बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, हमें इसके मुतल्लिक़ राय देते रहे अपनी। आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।